जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे, मस्त, स्वस्थ और जिंदाबाद होंगे। पिछले पार्ट 1 में मैंने एसएसटी का 1 से 41 तक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोग उसको देख लेना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। क्लास 10 का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। मॉडल पेपर 2026 का जो आया हुआ है उसी को हम लोग आज देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। जीवाश्म का मतलब होता है ना, जब पेड़ पौधे या जानवर मिट्टी के अंदर दब जाए और कोई ईंधन के रूप में बाहर निकले। ईंधन के रूप में मतलब जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब है ना, जीवाश्म से ही बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोयला। कोयला ना एक जीवाश्म से ही बना हुआ होता है। बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूगोल में ना लाखों करोड़ों को बहुत कम ही समय माना जाता है, इसीलिए लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे मिट्टी के अंदर, तब जाकर कोयला का निर्माण होता है। खास करके पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से तो पेट्रोलियम बनता है। ठीक, कोयला जो है ना अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान भी पढ़ना है आप लोगों को, तो वो अवसादी चट्टान में, याद रखना। पूछ देगा कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में। ठीक, देख लेते हैं। अभ्रक जो होता है ना, अभ्रक बिजली का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक, कहने का अर्थ है कि अभ्रक जो है इसमें से करंट नहीं निकलता है, लेकिन ऊष्मा पास कर जाता है, ऊष्मा जाता है इसमें। लोहा का मुख्य अयस्क बता दो। इसका मुख्य अयस्क हेमाटाइट है। ठीक ना, ये सब साइंस में पढ़ना है आप लोगों को। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का एक अपर रूप है, अपरूप आप लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयला। चलो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन यानी तांबा कहाँ खनन किया जाता है, वह स्थान। तांबा खनन से ना ये खेतड़ी हमारा आंसर हो जाएगा। खेतड़ी कहाँ है आप बताओ? खेतड़ी जो है ना राजस्थान में उपस्थित है। राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, वहीं से तांबा का उत्खनन किया जाता है। बहुत ज़्यादा तांबा निकलता है। अब देखो, चलो ऑप्शन नंबर कोलार देख रहे हो ना। कोलार सब कोई लगभग केजीएफ फिल्म देखा होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कोलार का? कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ का फुल फॉर्म यही होता है, कोलार। तो कोलार है कहाँ? कोलार है कर्नाटक में। एक खदान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। गोल्ड के मतलब सोना, यहाँ से सोना का उत्खनन किया। ये उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है ये। इसको लोहा निकाला जाता है यहाँ से। कह रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है वो किस नदी घाटी में पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी। ये इसका आंसर हो जाएगा ना सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को बेचने पे तुरंत रुपया मिल जाए ना, तुरंत रुपया प्राप्त हो जाए। देखते नहीं हो, जैसे गन्ना है, रबर है। गन्ना को बेचोगे तो तुरंत रुपया मिल जाएगा। मूंगफली भी तुरंत रुपया दे के चला जाएगा। रबर भी तुरंत रुपया दे देगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ना फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जब आई थी भारत में, तो इसी ने चीनी मिल का स्थापना किया था। और कहाँ पे किया था? बिहार में। और बिहार के किस क्षेत्र में? तो बेतिया में एक जगह था पहले, उसका नाम था मरढौरा जगह में, है ना। तो इसको याद रखना, खास करके बिहार में ही पहला चीनी मिल बना था। और ये बना था लगभग 1903-1904 के बाद, 4 के आसपास। ठीक ना, 1903-4 में बेतिया में चीनी मिल को बिहार में बैठाया गया था, जो फ्रांसीसी कंपनी ने सबसे पहले बैठाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। कौन आकस्मिक प्रबंधन। आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है ना इमरजेंसी मैनेजमेंट, जो तुरंत इमरजेंसी में मैनेजमेंट करे, ठीक ना। मान लीजिए कोई घटना घटे तो उसको इमरजेंसी में क्या क्या आप कर सकते हैं, तो स्थानीय प्रशासन ऐसे करता है, ठीक है। स्वयंसेवी संगठन बना रहता है गाँव में, तो गाँव के लोग तुरंत इकट्ठा होकर मदद करते हैं। स्थानीय लोग भी इकट्ठा होकर, वही गांव के लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्बा। इनमें से सभी कोई मिलकर आकस्मिक प्रबंधन का मदद करते हैं, इसीलिए इसको आकस्मिक प्रबंधन का घटक कहते हैं। कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ये पूछेगा सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय या सरदार सरोवर पूछ दे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, तो ये बना है नर्मदा नदी पर। इसका आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो गुजरात में, है ना, गुजरात में, याद रखना। गुजरात में नर्मदा नदी बहती है, उसी के ऊपर सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय बना हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा का मतलब ना जो मानव के कारण आ जाए। बाढ़ तो बारिश से आता है, वर्षा से, तो इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक ना। ये ऊपर वाला देता है बारिश। भूस्खलन मतलब धरती कट के गिर जाए नदी वगैरह में, तो ये भी नहीं होता है। सुनामी मतलब समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को सुनामी कहते हैं, ये भी प्राकृतिक देन है। लेकिन सांप्रदायिक दंगे मतलब ना कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई जाति पे लड़ रहा है, उसी को दंगा कहते हैं। तो दंगा मानव जनित है। मानव जनित मतलब मानव द्वारा निर्मित, तो इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप आता है ना, तो वहाँ पे भवन आयताकार रूप में बनाया जाता है। आयताकार इसलिए बनाया जाता है ना, आयताकार रूप में, कि ताकि सभी चारों तरफ का भार ना चारों तरफ बट जाए, है ना। एक ही जगह इकट्ठे भार ना पड़े, एक ही जगह लोड ना पड़े, इसीलिए आयताकार या वर्गाकार, वर्ग के आकार का, है ना, या वर्गाकार भी बनाया जाता है एकदम चरखुट्टा। इसी का आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। कांडला जो है ना, कांडला एक बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब जहाँ पानी का जहाज आकर रुकता है, वहीं से सब सामान लोडिंग वगैरह होता है, बंदरगाह। तो ये है गुजरात में, ठीक। गुजरात के, याद रखना, एक कच्छ जिला है, उसी में है, कच्छ जिला में, ठीक। तो हमारा आंसर एप्पल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग, भारत में पहली बार डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1854 में। ये किसका काल था, डलहौजी नाम का गवर्नर जनरल था। यह गवर्नर जनरल, अंग्रेज़ों का चमचा गवर्नर जनरल, ठीक ना, इसी ने चालू करवाया। वो अपने फ़ायदे के लिए करवाया था, लेकिन सबको फ़ायदा होने लगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है। 53 का एप्पल हमारा आंसर होगा 20 दूना 40। 20 के टेबल पढ़ते हो ना, 20 दूना 40। इसी को शॉर्टकट में जी से ग्रैंड होता है और टी से ट्रंक, तो जीटी रोड भी बोला जाता है ना। आप कभी शॉर्टकट में लिख दे कि जीटी रोड की लंबाई कितनी है। और इसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, है ना। इसको याद रखना, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक। कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किस किस हिस्सेदारी सर्वाधिक है। बिजली उत्पादन में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है भारत में, तो वो हो जाएगा हमारा डी नंबर, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत का मतलब होता है ना, जैसे थर्मल पावर, है ना, थर्मल पावर, पानी को गर्म करके टरबाइन को घुमाया जाता है ना। टरबाइन घुमाया जाता है जिसमें डायनामो लगा रहता है, उसी से करंट पैदा होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को, आपके किताब में ना भूगोल में पढ़ना है, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक।
बांगर। यहीं पे लिख लेना। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुरानी को बांगर। तो यहीं दे रहा है ना, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ठीक। अब याद रखना, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, यानी काली मिट्टी का एक दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। खादर अभी बताया कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। लेटराइट मिट्टी भी एक प्रकार का है, इसका रंग थोड़ा सा लाल होता है और यह काजू के लिए प्रसिद्ध है। इस पे काजू बहुत बढ़िया से फसल उत्पादन करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घाटशिला। घाटशिला, घाटशिला एक जगह है जो झारखंड में है। झारखंड में जगह है, वहीं पे तांबा गलाने वाली फैक्ट्री बनाई गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन कह रहा है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अभी बताया ना पीछे, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी पर ना काजू बहुत अच्छा से निकलता है, जो काजू यहाँ पे बहुत महंगा बिकता है। याद रखना, एक लेटेराइट मिट्टी काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये पाई कहाँ जाती है? कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में ऐसी मिट्टी साउथ में ही पाई जाती है ना, साउथ इंडिया में। तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र। सिंदरी उर्वरक, उर्वरक मतलब यहाँ होता है खाद। ठीक। उर्वरक संयंत्र कहाँ? झारखंड में स्थित है। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। झारखंड में ना यहाँ पे उर्वरक कारखाना है। उर्वरक मतलब खादर वगैरह, जो यूरिया वगैरह नहीं लाया जाता है, उसी को कहते हैं उर्वरक संयंत्र। ठीक। झारखंड के धनबाद जिला में, इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाना, भद्रावती इस्पात कारखाना में लोहा का अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक ना, बाबा बुदन की पहाड़ी। इसका आंसर ये हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी है कहाँ? यह है कर्नाटक में। याद रखना, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी है। यहीं से भद्रावती इस्पात कारखाना को लोहा मिलता है। अब पूछ दे कि भद्रावती इस्पात कारखाना है कहाँ? तो ये है कर्नाटक में। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ना। चलो नंबर 60 कह रहा है कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का मतलब ना, जहाँ से मिट्टी कटाव करके दूसरे जगह चली जाती है। तो तीव्र जब वर्षा होती है तो मिट्टी कटाव होबे करेगा। मिट्टी भूक्षरण, इसको लिख लेना, मिट्टी कटाव। तो वर्षा होगा तो भूक्षरण होबे करेगा। खनन भी चल रहा है, जैसे कोयला निकालने का ये सब, तो वहाँ पे भी भूक्षरण होबे करेगा, मिट्टी नीचे धंस जाएंगी। वनों की कटाई, वन काट दोगे तो कोई भी उसका जड़ पकड़े नहीं रहेगा मिट्टी को, और मिट्टी कटाव चालू हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 61 कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट एक अयस्क है, किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में। केरल में ना अभी सबसे ज़्यादा मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 62 कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? विस्तृत, भारत में सर्वाधिक विस्तृत यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल भू आकृति किसका है? मैदान। हाँ, मैदान सबसे अधिक फैला हुआ है भारत में, सबसे अधिक मैदान है। 43% मैदान है भारत में। भारत में याद रखना, इसको याद रख लेना। परसेंटेज में ही पूछ दे कि भारत में मैदानी क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 43%। पर्वत जो है ना, पर्वत और पठार ये दोनों मिलकर 3% के आसपास है। और पहाड़िया जो आ जाता है वो आ जाता है 27.7%। तो पूरा जोड़ोगे ना तो ये हमेशा मिलकर 100% हो जाता है। तो लेकिन ज़्यादा करके यही पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में मैदानी भाग कितना परसेंट है? 43%। वही घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो मैदान। चलो 63 कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया? अति जल दोहन ना मतलब मिट्टी के अंदर जो पाइप निकाल कर ऐसे पानी निकाला जा रहा है, चापाकल से पानी नहीं निकाला जा रहा है,
तो इसमें किसका संकेंद्रण बढ़ गया है, ठीक ना। तो इसका याद रखिएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक की मात्रा ना सबसे अधिक बढ़ गई है। और यह है ना आर्सेनिक बहुत विषैला होता है, विषैला पदार्थ है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। आर्सेनिक जो है ना कैंसर का कारण बनता है। इसी क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील ये बिहार में ही है। और बिहार के किस जिला में, याद रखना बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में ना कांवर झील एक है। कांवर झील को कांवर ताल भी कहते हैं, कांवर ताल भी कहा जाता है, याद रखना। बेगूसराय जिला में स्थित है। ये पूछेगा, इसको VVI लगा लेना, है ना। ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है फिर से। नंबर 65 कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। मैंग्रोव्स का मतलब होता है ना मैंग्रोव वन। जब आप लोग पढ़िएगा किताब तो उसमें दिया है मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, है ना। इसको याद रखना, पश्चिम बंगाल में वहीं पे मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है हमारा कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। उद्योग की जननी मतलब कि वो अगर खनिज न मिले तो उद्योग में कोई काम ही नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर लौह अयस्क। सोच के देखो ना, लोहा अगर हर काम में लोहे का यूज होता है ना। लोहा अगर न मिले तो कोई काम ही नहीं होगा दुनिया में। इसीलिए लोहे के अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसको याद रखना, ये भी VVI क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकता है फिर से दोबारा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होगा आपका गोरखपुर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। और हाजीपुर किसका मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। लिख लेना क्योंकि अगली बार यही पूछेगा, है ना। अब ये थोड़ी पूछेगा, ये तो मॉडल पेपर में दे दिया। अब पूछेगा कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। सबसे अधिक नहर ना है रोहतास में, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, रोहतास जिला है। ऐसे बिहार है ना, ऐसे करके ऐसे मान लो, तो यहीं पे रोहतास, कैमूर, भभुआ, यहाँ पे नहर ना बहुत ज़्यादा है। यहीं पे नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 69 कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है। पंचायत समिति पंचायत से संबंधित है, ये तो सब कोई जानता होगा। 5 साल का ही कार्यकाल उसका होता है ना। 5 साल में कौन कौन आ जाता है, मुखिया का भी पद आ जाता है। मुखिया का भी पद 5 साल के लिए आ जाता है। वार्ड का भी पद 5 साल के लिए आ जाता है। 5 साल बाद ही ना चुनाव होता है। फिर से होता है जिला परिषद भी 5 साल के लिए आ जाता है। तो इन सब का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है। नगर निकाय का मतलब होता है नगर निगम, शहरों के लिए, है ना। नगर निगम ये किसके लिए होता है, शहरों के लिए। और एक होता है ग्राम पंचायत, ये गाँवों के लिए होता है। ग्राम पंचायत गाँवों के लिए, ठीक ना। तो इसको याद रखना ना, नगर निकाय का संबंध 74वां संवैधानिक संशोधन से, है ना। वहीं पे ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत गाँव के लिए, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ये गाँव के लिए। याद रखना, दोनों पूछेगा, ये दो ही है ना। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सरकारें कानून बनाती है, ठीक। तो इसमें 3 तरह के आते हैं। जैसे एक आता है संघ सूची का, आता है दूसरा का राज्य सूची, 3 नंबर पे आता है ना समवर्ती सूची। इसको याद कर लेना मेरे दोस्त, है ना, यही पूछेगा अगली बार। तो संघ सूची पर ना जो संघ में है, यानी जिस पे सीधा केंद्र सरकार अपना कानून बनाए। राज्य सूची का मतलब जिस पे केवल राज्य सरकार, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, तो वही कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची में ना दोनों आ जाएंगे, केंद्र प्लस राज्य, दोनों मिल के कानून बनाते हैं, है ना। तो संघ सूची में केंद्र सरकार
कानून बनाती है? राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। तो देखो ना, दे रहा है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है, तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। वही पूछ दे कि संघ सूची पर कौन कानून बनाने का अधिकार होता है, किसका, तो केंद्र सरकार का, है ना। केंद्र सरकार का केवल संघ सूची, राज्य सरकार का राज्य सूची या समवर्ती सूची में दोनों। चलो क्वेश्चन नंबर 72। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा वीडियो पे और सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 72 है, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत, गांव में पंचायतों में ना मुखिया का चुनाव होता है ना, तो किसके लिए स्थान आरक्षित है, ठीक ना। तो इसमें ना महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी स्थान आरक्षित है, SC ST नहीं आता है लोग, पिछड़ा जाति के लोग, फिर पिछड़ा वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित है। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक। इसमें सभी महिला के लिए ना 50% आरक्षण है, याद रखना। इसीलिए देखना ज़्यादा करके ना गांव में मुखिया वगैरह पद के लिए ज़्यादातर अपने पत्नी को ही खड़ा कर देता है सब, क्योंकि उन लोगों के लिए 50% आरक्षण है, उन लोगों को सीट ज़्यादा मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है ना। जैसे मान लो किसी पंचायत में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा। पिछड़ा वर्गों के लिए ना 20% आरक्षण है लगभग में, याद रखना, पूरा खुल के भी नहीं है, मान लो कहीं कहीं संख्या कम होता है, लेकिन महिला में, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश, देखो इसमें तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन याद रखना केंद्र शासित प्रदेश अपने भारत में है कितना? अपने भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य हैं अभी फिलहाल में? तो 28 राज्य हैं, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 में एक तो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, इसको याद कर लेना। दूसरा का ऊपर से आओ, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर 3 नंबर में दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। 4 नंबर में हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। 5 नंबर में ये गुजरात में है ना, छोटा छोटा जगह है, इसी को केंद्र शासित, और दमन दीव एक ही में है, ये पूरा नाम एक ही में है ना, याद रखना। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा, 7 नंबर में आप ले लो लक्षद्वीप, 8वां नंबर पे अंडमान निकोबार, ठीक ना। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना, क्योंकि जब पूछा है कि इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है तो इसको जानोगे, ये पूरा 8 को जानोगे तो देखो ना इसमें जम्मू कश्मीर आ रहा है ना, इसीलिए इस 8 को याद कर लेना। एक बार ध्यान देना, मैंने लिखवा दिया है, याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। चलो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, ठीक। प्रमुख, इसी का अन्य नाम भी है, इसी को सभापति भी कहते हैं या अध्यक्ष भी कहते हैं, है ना, अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2006 में। 2006 में था ना, उस 2006 से पहले वहाँ राजा का राज चलता था, तो वहाँ का राजा था ज्ञानेंद्र, ठीक ना, ज्ञानेंद्र। इसी पर पूरे जनता ने दबाव बनाया कि नहीं अब हम लोगों को संसद चाहिए। संसद में लोकसभा राज्यसभा जैसे होता है ना, अपने केंद्र में दिल्ली में संसद है, तो उसी तरह हम लोगों को भी संसद चाहिए। तो इसको मजबूरी में संसद का निर्माण करना पड़ा। तो याद रखना 2006 में लोकतंत्र आया। अब वहाँ भी 2006 से ही चुनाव होता है, 2006 से पहले चुनाव नहीं होता, तो वहाँ राजा का शासन था। चलो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर? इसका आंसर हो जाएगा डब्बा,
50,000 की जनसंख्या हो, क्योंकि बड़ा पद होता है ना जिला परिषद, एक जिला को लेकर बना। जैसे जिला मान लो पश्चिमी चंपारण है, ठीक ना। तो एक जिला को लेकर 50,000 की जनसंख्या होगा तब वहाँ जिला परिषद का गठन किया जाता है। लेकिन याद रखना, ग्राम पंचायत का गठन लगभग 1,000 के जनसंख्या पर हो जाता है, 1,000 जनसंख्या पर, ठीक ना। याद रखना इसको अगली बार यही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर किया जाता है, तो 1,000 के जनसंख्या पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि नगर निगम का कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। नगर निगम का कार्यपालक अधिकारी, इसका कार्यपालक अधिकारी ना आंसर हो जाएगा सी, नगर आयुक्त, है ना। नगर आयुक्त प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन कराता है। प्रशासनिक मतलब पुलिस वगैरह का काम, प्रशासनिक कार्य को नियुक्त कराता है, ठीक। वहीं पे दिया है महापौर। महापौर जो होता है ना, ये परिषद का अध्यक्ष होता है, परिषद का अध्यक्ष महापौर, ठीक। इसका आदेश मानकर नगर आयुक्त प्रशासनिक कार्यों को लागू करवाता है। यही आदेश देता है इसको नगर आयुक्त, तो ये आईएएस महापौर आदेश देता है कि चलो इस गली को साफ सुथरा करवाओ, यहाँ पे रोड बनवाना है या फिर नाली को बनवाना है, तो ये इसको आदेश देगा। तो नगर निगम का कार्यात्मक पदाधिकारी यानी कार्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण, याद रखना लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ये लगाओ VVI। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे। 78 का बी हमारा आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण, जब राजनीतिक दल यानी जैसे मान लो कोई राजनीतिक दल है, अभी जैसे कांग्रेस है, ये राजनीतिक दल ही तो है ना, पार्टी। BJP है, ठीक, AIM है करके है, CPI है, ये सब पार्टी है कि नहीं। तो ये जो पार्टी है, इसी से तो जब नेता खड़ा होगा तो इसी को जनता चुनती है, ठीक, जनता इसी को वोट देती है, और ये पार्टी से आते हैं और राजनीतिक दल में इनका भागीदारी होता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक पार्टी को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 79 कर रहा है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। याद रखना, बम्बई राज्य का विभाजन कर गया, तो बम्बई जब भी टूटेगा ना, तो ये इससे बना है गुजरात और महाराष्ट्र तो मुंबई में ही रह गया है ना, लेकिन गुजरात भी मुंबई से ही टूटकर बना है। पहले बम्बई नाम था, 1995 के बाद मुंबई बोला जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, A और B दोनों, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक दे देना मेरे दोस्त, भाई को सपोर्ट भी करना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, है ना, ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, एक देश है बेल्जियम, ठीक ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यहीं पे हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। आपका सपोर्ट चाहिए, मैं ऐसे ही बहुत से अच्छे वीडियो कराऊंगा, ठीक ना। हमारा अभी तक का मॉडल पेपर में साइंस और सोशल साइंस दोनों पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। इसमें 80 क्वेश्चन और इसमें भी 80 क्वेश्चन, ठीक। तो इसको भी देख लेना और दोस्तों में शेयर कर देना, और बढ़िया लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि हाँ सर ठीक है। याद रखना, मैंने बताया है कि सुपर 30 क्लास मैं लेकर आऊँगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट का निचोड़ निकाल कर 30 क्वेश्चन का वीडियो छोटा रहेगा। रील्स फिल्म वीडियो वगैरह देखने की जगह ना इसी को देख लेना, एग्ज़ाम तक बस पास हो जाओगे, है ना। एग्ज़ाम तक देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।